बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी का 2016 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं और बायोलॉजी का सेक्शन क्वेश्चन नंबर 71। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग पेरेन्चाइमा टिश्यू एक्सेप्ट, यानी ऑल ऑफ द फॉलोइंग जो जितने भी इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं वो सब सही है सिवाय एक के। ठीक है, ये पेरेन्चाइमा टिश्यू के बारे में ये वाला जो पॉइंट है ये सही नहीं है। Question number 8, they are found in the epidermis, pith and cortex. ठीक है, the whole body of baryophytes is made up of these tissue. They are loosely packed with intracellular spaces in leaves. They are of two types, namely fibers and sclerites. No, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, the lower two pairs of ribs are। अच्छा, अब आपको पता है ना कि हमें लोअर टू रिब्स का बताना है कि लोअर टू रिब्स कौन से हैं। तो लोअर टू रिब्स होते हैं 11 एंड 12। टोटल कितने रिब्स हैं? टोटल नंबर ऑफ रिब्स है 24। ठीक है, पैर्स 12। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिब्स 24। पैर कितने हैं? 12 पैर है। तो उनमें से जो फ्लोटिंग रिब्स है वो 11 एंड 12 है। ट्रू रिब्स 7 है। 7 तक जितने रिब्स है वो ट्रू रिब्स है। फॉल्स रिब्स 8, 9, 10, फ्लोटिंग 11, 12। अच्छा, ट्रू रिब्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो रिब्स जाके स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम से अटैच हो रहा है। फॉल्स रिब्स इसलिए बोल रहे हैं कि वो यानी वो रिब जाके अटैच नहीं हो रहा। ये जो 8, 9, 10 रिब्स है ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर जो यानी जो स्टर्नम के साथ मिल रहे हैं उस तरह की अटैचमेंट इनकी नहीं हो रही। फ्लोटिंग रिब्स यानी ये पूरे ये स्टर्नम तक जा ही नहीं रहे, ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे जाकर और दूसरे रिब्स के साथ मिल रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, genetically isolated unit of population is known as DIMI. Micronutrient in abiotic component is micronutrient बताना है abiotic component में, so that is iron. Question number 75, which of the following option give the correct sequence in recombinant DNA technology? ठीक है, तो हमें स्टेप्स यानी इन स्टेप्स को सीक्वेंस से रखना है। ठीक है, तो सीक्वेंस से हमें इन स्टेप्स को यानी एक एक ये हमें स्टेप्स दिए हैं और हमें बताना है कि फिर हमें नीचे ऑप्शंस दिए हैं, ये ऑप्शंस कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 यानी वही आपके ऑप्शंस आपको दिए हैं, आपको सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले जो हम खुद पहले बनाते हैं, पहला जो आएगा सिलेक्शन आएगी। ठीक है, उस बैक्टीरिया को सेलेक्ट करना विद डिज़ायर जीन। अच्छा, उसके बाद इंजर्शन, अच्छा उसके बाद प्रिपरेशन आएगा, उसके बाद प्रिपेयर करवाना। ठीक है, उसके बाद इंसर्शन करना उस आरडीएनए की होस्ट सेल में। उसके बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्शन, उसी तरह की दूसरी और कॉपीज़ बनाना। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस को ढूंढते हैं। 1 नहीं, ये गलत है। 1 के बाद 3, ठीक है, 3 के बाद गलत, ये तो सारे गलत है क्योंकि 1 से स्टार्ट होना है। तो ये ए और बी है, लेकिन ए और बी भी सही नहीं है। ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, आई थिंक सो, देखना पड़ेगा, बट ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया है क्योंकि इसमें सही सीक्वेंस है नहीं। ठीक है, जब इस तरह के क्वेश्चन कैंसिल हो जाते हैं तो फिर बच्चे को एक एक क्वेश्चन दे दिया जाता है हर बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 76, द कंटिन्यूस डिक्रीज इन वाटर टेबल एंड फेवरेबल चेंजेस इन द सबस्ट्रम। अच्छा, इस क्वेश्चन को पहले समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है रिलेटेड है सक्सेशन से। एंड व्हाट इज सक्सेशन? सक्सेशन का मतलब है कि एनी चेंज, कोई भी कम्युनिटी में जो भी चेंज आ रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? सक्सेशन बोल रहे हैं। यानी किसी भी तरीके का अगर किसी कम्युनिटी में चेंज आ रहा है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? सक्सेशन बोल रहे हैं। अब ये सक्सेशन का आइडिया किसने दिया था? हाल्ट 1885। ठीक है, ये आपके बुक में 253 12th की बुक, सेकेंड ईयर के बुक के पेज नंबर 253 पर आप खुद भी पढ़िएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ गया है तो मतलब इम्पॉर्टेंट है। सक्सेशन यानी अगर इस पीएमडीसी के सिलेबस में नहीं है तो बस फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो सक्सेशन क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ ऑर्डरली कम्युनिटी चेंज। किसी भी कम्युनिटी में किसी तरह का भी चेंज आता है उसे हम सक्सेशन बोलते हैं। ये हार्ट ने दिया था 1885 में। अच्छा, फिर ये सक्सेशन 2 किस्म का है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एरिया हैविंग नेवर हैविंग लिविंग थिंग्स। अच्छा, ये ऐसे एरिया को हम बोल रहे हैं प्राइमरी सक्सेशन उस एरिया में होती है कि जहाँ पर पहले कहीं भी लिविंग थिंग्स थे ही नहीं, लेकिन अब क्या हो रहा है,
सक्सेशन का मतलब क्या है, चेंज है ना। तो प्राइमरी सक्सेशन यानी वो एरिया जहाँ पर लिविंग थिंग्स का नामो निशान नहीं था, लेकिन अब चेंज आ रहा है, अब सक्सेशन आ रहा है, अब वहाँ पर लिविंग थिंग्स आ रही है, ठीक है। दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब कि प्रीवियसली ऑक्यूपाई बाय लिविंग थिंग्स, यानी ऐसी जगह जहाँ पर लिविंग थिंग्स थे पहले, लेकिन अब क्या हो रहा है, वहाँ से लिविंग थिंग्स खत्म हो रहे हैं। आप जंगल की मिसाल ले लो। एक जंगल है, वहाँ पर बहुत सारे जानवर हुआ करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर कोई फ्लड आया, आग लग गई। जैसे अमेज़न के जंगल में हर वक्त आग लगती है, तो वहाँ पर तो पहले जानवर रहते हैं, लेकिन जब आग लग जाती है तो वो एरिया ऐसा हो जाता है कि ना तो वहाँ फल होते हैं, ना तो पौधे होते हैं, ना तो पानी होता है। तो वहाँ से लिविंग थिंग्स हट जाते, चले जाते, माइग्रेशन कर लेते। तो वो एरिया ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर तो लिविंग थिंग्स थे ही नहीं। तो यानी सेकेंडरी सक्सेशन हो गई ना अमेज़न के जंगल में। प्रीवियसली वहाँ पर लिविंग थिंग्स रहते थे, लेकिन आग लगी, उससे क्या हुआ कि वहाँ से लिविंग थिंग्स चले गए। तो ये सक्सेशन आ गया उस एरिया में। अब ये एक एरिया है, फॉर एग्जांपल आप कराची के बारे में आपने पढ़ा। फॉर एग्जांपल एक कराची के बहुत से एरिया ऐसे थे पहले कि वहाँ पर कोई नहीं रहता था, लेकिन अब आबादी बढ़ रही है तो लोग उस जगह में भी जा रहे हैं जहाँ पे लिविंग थिंग्स नहीं रहते थे, ठीक है। अब यही इसी प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन को हमने 3 तरीके से डिवाइड किया है, हाइड्रोसिर, जीरोसिर एंड मीजोसिर और मिसार्च। हाइड्रोसिर यानी अकर्स इन वाटर, यानी अब इन प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन को हमने हैबिटेंट के थ्रू इसे क्लासिफाई किया। लेकिन यानी हाइड्रोसिर यानी वो प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन आपका वाटर में हो रहा है तो उसे हम हाइड्रोसिर बोल रहे हैं। अगर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन टेरेस्ट्रियल एरिया या ड्राई एरियाज में हो रहा है तो उसे जीरोसिर बोल रहे हैं। अगर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन ऐसे एरिया में हो रहा है जहाँ पे नमी है तो उसे हम मीजोसिर बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जितनी स्टेजेस हैं ये आपकी इसी सक्सेशन की स्टेजेस हैं, ठीक है। एक वाटर की है तो हाइड्रोसिर, एक जीरोसिर की है तो एक वो टेरेस्ट्रियल प्लेसेस की, ठीक है। अब हम यहाँ इस सवाल को पढ़ते हैं। कंटिन्यूस डिक्रीज इन वाटर टेबल, यानी वाटर आ गया, यानी ये हाइड्रोसिर से इसका ताल्लुक है। यानी क्या बोल रहे हैं कि कंटिन्यूस डिक्रीज आ रहा है वाटर टेबल में, एंड फेवरेबल चेंजेस इन द सैपस्ट्रम मेक्स द पाउंड सूटेबल फॉर प्लांट्स, यानी उस पॉन्ड को जो है प्लांट के लिए सूटेबल हो रहा है, उसमें ऐसी चेंजेस आ रही हैं कि वो प्लांट्स के लिए सूटेबल हो रहा है। एंड दैट दे हैव मच ब्रांच राइजोम सिस्टम, वहाँ पर राइजोम सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है। द डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इंक्रीजेज, प्लांट्स का ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है। द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन which ultimately exposes the marshy soil, the nutrient present in pond due to action of oxygen of air are now oxidized to nitrates and sulfate. So the representative plant species of the stage are, यानी कंटिन्यूसली इस सवाल का मतलब आपको पूरी कहानी बता दी कि भाई एक चेंज आ रहा है वाटर में, और ऐसा चेंज आ रहा है कि अब वहाँ पर इस तरह के प्लांट्स अब रहना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, चेंज की वजह से। तो ये कौन सा स्टेज हुआ, ये सिजियो मेडो स्टेज हुआ, ठीक है, meadow stage. Question number 77. Nostoc filaments are intermixed in gelatinous mass that forms ball-like structures. It conidium. ये आपको मैं बताऊँ, आपका 11 की बुक पेज नंबर 111, ठीक है, 111, आप वहाँ पर जाएंगे तो इसी कॉनिबियम को उन्होंने हाईलाइटेड किया हुआ है। एक बात तो मैं आपको बता दूँ, आप जो भी पढ़ें, आप सिंध बुक पढ़ रहे हैं तो जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं ना उसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ें, वो हाईलाइटेड चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस अकर्स इन द वेस्कुलर टिश्यू इन लीव्स एंड रूट्स। ओके, हाँ, यानी हमें बताना है कि हमें प्रोसेसेस दिए हुए हैं, हमें बताना है, यानी ये सारे प्रोसेसेस है ABCD, लीव्स में जो हो रहे हैं, जो रूट्स में हो रहे हैं। अब हमें बताना है कि कौन सा इसमें रियल वाला है, ये वाला, हाँ ये वाला प्रोसेस लीव्स और रूट्स में होता है। लिखे तो इन्होंने बहुत सारे, तो जो ऑप्शन बी है, सारे पढ़ने के बाद अब यही समझ आ रहा है कि जो ऑप्शन बी है वही हो रहा है। सक्रोज इंटरफोइलम बाय एक्शन ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड द वाटर पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव। रूट प्रेशर एंड ट्रांसपायरेशन पुल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ascent of shape. Question number 79. In the diagram show the branchial tree given below, parts have been indicated by alphabet. Choose the answer in which the alphabets correctly match with the
पार्टली दे इंडिकेट, यानी इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ए और बी और सी डी का अल्फ़ाबेट के नाम दिए हैं, हमें बताना है कि इन्होंने नीचे क्या किया हुआ है, उसी ए बी सी के सामने नाम लिखे हुए, तो हमें बताना है कि क्या इन्होंने ये वाला पार्ट सही लिखा है। तो इसमें से जो पार्ट सही है वो ए पार्ट है। ए का मतलब ट्रेचिया, ट्रेचिया के नीचे ब्रोंचस। अब ब्रोंचस को ब्रोंचाई, बच्चे कंफ्यूज होते हैं ब्रोंचाई ब्रोंचस में, तो मैं आपको बता दूं ब्रोंचस यानी सिंगुलर, ब्रोंचाई यानी प्लूरल, ठीक है। सी यानी रिस्पायरेटरी ब्रोंचियोल, ये रिस्पायरेटरी ब्रोंचियोल हैं आपके सी वाले। डी आपका एल्वियोलर डक्ट है। ई आपका एल्वियोलाई और एयर सेक भी इसे बोलते हैं, एल्वियोलाई और एयर सेक एक ही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 80, मैच द हार्मोन लिस्टेड अंडर कॉलम 1 विद द रोल गिवन अंडर कॉलम 2, चूज द आंसर विच गिव्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, क्या किया हुआ है, कॉलम 1 दिया है, कॉलम 1 में हार्मोन्स लिखे, कॉलम 2 में उसी हार्मोन्स के रोल्स लिखे कि वो हार्मोन्स क्या करते हैं। आप इन्होंने मैचिंग की हुई है तो आपको भी करना है, ठीक है। तो हम खुद पहले मैचिंग करेंगे, उसके बाद सीक्वेंस देख लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में ढूंढने से बजाय ना आप खुद लिखा करें अपने साथ, तो फिर ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल FSH का काम क्या है, फीमेल, ठीक है। अच्छा, मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल, तो ए के साथ क्या बनेगा, T। FSH क्या करता है, मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल, मैं पहले ही बता चुकी हूँ फॉलिकल के बारे में। B LH, अब LH क्या करता है वो देखना है हमें, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटम, तो B के साथ S। LH जो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, वो कॉर्पस ल्यूटम की डेवलपमेंट करता है, और LH हार्मोन ही वही हार्मोन है जो ओव्यूलेशन करवाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन आपका क्या कर रहा है, अच्छा प्रोजेस्टेरॉन का काम तो बहुत इजी है, सी होगा P, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ इंडोमेटेरियम फॉर इम्प्लांटेशन करवाता है ये। ई एस्ट्रोजन, क्या बचा सब में, R और Q बचा है, ठीक है। तो हमने इसी Q और R में पता लगाना है, तो क्यों करता है, एस्ट्रोजन क्यों करता है, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स करवाता है, ठीक है। जो फीमेल में सेक्सुअल करेक्टर्स या मेल में जिस तरह होता है और फीमेल में, तो फीमेल में जो सेक्सुअल करेक्टर्स आती हैं वो थ्रू एस्ट्रोजन हार्मोन आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए करेक्ट जा रहा है इस लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 81, सीकल सेल हेमोग्लोबिन डिफर फ्रॉम नॉर्मल, ओके। एक सीकल सेल बीमारी है, आपको पहले ही बता दिया था सीकल सेल बीमारी में के बारे में, ठीक है। सीकल सेल में क्या होता है कि आपके जो RBC है ना वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं, यानी आपका जो नॉर्मल RBC है वो बायकॉन्केव शेप का है, इस तरह का है ना, लेकिन जो आपका सीकल सेल का होता है ना, सीकल सेल, उसका आपका ऐसे हो जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह का हो जाता है, सही है। इसमें RBC सीकल शेप्ड हो जाता है। अब क्या कह रहे हैं कि सीकल सेल हेमोग्लोबिन डिफर फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। अब RBC में क्या होता है, रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन, तो सीकल सेल का हेमोग्लोबिन डिफर हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है नॉर्मल से, ऑब्वियसली। हेमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ सिंगल चेंज इन अमाइनो एसिड, क्यों डिफर हो जाता है, क्योंकि एक सिंगल चेंज आ जाता है अमाइनो एसिड में। और इसकी ना मैं पहले जो मैंने पेपर सॉल्व किया उसमें मैंने बहुत अच्छा बताया है, ठीक है। फेडरल बोर्ड के लिहाज के पिक्चर्स भी दी हैं बुक की। क्या होता है कि वेलाइन रिप्लेसेस ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, यानी ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए लेकिन उसकी जगह वेलाइन आ जाता है। सो कोडिंग ट्रिपलेट्स इन DNA फॉर ग्लूटामिक एसिड। अब इन्होंने हमें अब इनकी बात आई है, ऊपर इन्होंने सारी कहानी बताई है। कोडिंग ट्रिपलेट्स इन DNA फॉर ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड के लिए क्या कोडिंग है, CTT एंड CGT, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड के लिए इन्होंने क्या दिया है, CTT एंड CGT। वेलाइन के लिए क्या कोडिंग है, CAA और CAG। सो विच mRNA कोडोन विल प्रोड्यूस सीकल सेल हेमोग्लोबिन इफ सब्सटीट्यूटेड फॉर द नॉर्मल mRNA कोड। वाह, बहुत घुमा के क्वेश्चन दिए, बहुत अच्छा। अब मुझे आप खब बताओ सवाल क्या था, सवाल दरअसल सिर्फ ये है, यहाँ से सवाल स्टार्ट हो रहा है। बोल रहे हैं कि विच mRNA कोडोन वुड प्रोड्यूस सीकल सेल, कौन सा mRNA कोडोन, जो या ये सारे mRNA कोडोन है, ठीक है, इनमें से कौन सा mRNA कोडोन वुड प्रोड्यूस सीकल सेल हेमोग्लोबिन, ठीक है। एंड इफ सब्सटीट्यूटेड फॉर द नॉर्मल mRNA कोडोन
सही है। हमें वो वाला कोडोन बताना है कि जिसमें ये क्या करेगा कि भाई mRNA कोडोन बताएगा। ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन है, HB नॉर्मल हेमोग्लोबिन, ये सीकल सेल का हेमोग्लोबिन है, HB। क्लियर हो गई बात। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि एक पोजीशन नंबर 6 बीटा चेन में पोजीशन नंबर 6 पर ग्लूटामिक एसिड होता है ना, नॉर्मल में ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन सीकल सेल में वेलाइन आ जाता है। क्लियर, बात क्लियर हो गई ना। ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन, ये सीकल सेल हेमोग्लोबिन। अगर आपको यही पता नहीं है तो ये सवाल आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। अब बात ये है कि ये अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब अमाइनो एसिड कहाँ से आते हैं? अमाइनो एसिड ऐसे आते हैं। पहले डीएनए क्या करता है? डीएनए कोडिंग करता है और उस कोडिंग को एमआरएनए चेंज करवाता है। डीएनए एमआरएनए में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? कोडिंग के थ्रू। इसका अपना कोड और इसका अपना कोड। क्लियर हो गई ये बात। तो इन्होंने अब बोला है कि विच एमआरएनए कोडोन वुड प्रोड्यूस सीकल सेल हेमोग्लोबिन। तो कौन सा एमआरएनए कोडोन है जो सीकल सेल हेमोग्लोबिन बनाएगा? तो अगर हमें सीकल सेल हेमोग्लोबिन बनाना है तो हमें वेलाइन को देखना पड़ेगा। अब वेलाइन के लिए इन्होंने डीएनए के कौन कौन से कोड्स दिए? वेलाइन के लिए इन्होंने डीएनए के CAA और CAG दिया है। ये वेलाइन के लिए दिया है। हमें ग्लूटामिक एसिड के कोड्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें एमआरएनए का कोडोन किसका देना है? सीकल सेल हेमोग्लोबिन का देना है, ठीक है। तो इन्होंने वेलाइन के लिए ये 2 कोड्स दिए हैं डीएनए के। अब इसको मैं एमआरएनए में चेंज करूँगी। कैसे करूँगी? C के बजाय क्या आएगा? G, A के बजाय आएगा यूरेसिल, क्योंकि आरएनए है। अगर ये डीएनए होता तो थायमाइन आता। A के बजाय U, यहाँ पे C के बजाय G, A के बजाय U और G के बजाय C। अब ये 2 कोड्स हमें ढूंढने इस ऑप्शन में, ठीक है। तो भाई हम ढूंढते हैं। GUU और GUC। GUU नहीं है, लेकिन GUC है। तो हमारा आंसर ये हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 82। द डायग्राम शो द इनहेरिटेंस ऑफ हेमोफीलिया इन फैमिली। ये इनहेरिटेंस बताया है, ठीक है। इसमें क्या बताया है? अनअफेक्टेड मेल, ये अनअफेक्टेड मेल है, ये अनअफेक्टेड फीमेल है, दोनों अनअफेक्टेड है। लेकिन मेल के बारे में तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ भाई ये अनअफेक्टेड है, लेकिन फीमेल जो है वो अनअफेक्टेड है, लेकिन वो कैरियर भी हो सकती है, ठीक है। तो अब इसके बच्चे हुए। स्क्वायर क्या शो कर रहा है? अनअफेक्टेड मेल। सर्कल क्या शो कर रहा है? अनअफेक्टेड फीमेल। और ये अफेक्टेड मेल आ गया, यानी औरत के पास फीमेल के पास एक जीन था। अब क्वेश्चन क्या है? असल में क्वेश्चन ये है कि इफ़ डॉटर 4, अगर ये वाली डॉटर मैरिड अ नॉर्मल मेल, अगर नॉर्मल मेल से शादी करेगी, सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर फर्स्ट चाइल्ड वुड सफ़र फ्रॉम हेमोफीलिया। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या परसेंटेज बनेगा कि इसका फर्स्ट चाइल्ड हेमोफीलिया से सफ़र करेगा? अब इतना आपको पता है कि भाई डॉटर में जीन तो आया ही होगा हेमोफीलिया वाला, ठीक है। तो अब यानी ये वो डॉटर 4 है, ठीक है। डॉटर 4 है और ये मेल अनअफेक्टेड मेल है, ठीक है। ये अनअफेक्टेड मेल है, वो डॉटर 4 है। डॉटर 4 के पास एक हेमोफीलिया का जीन तो आया होगा, इसलिए उसका एक एक्स पर हेमोफीलिया लगाओ। जब हमने क्रॉसिंग की तो हमें पता लगा कि एक जो फीमेल है वो बिल्कुल अनअफेक्टेड है, लेकिन एक कैरियर है। दूसरा सन, अगर सन के बारे में हम पता लगाए तो सन तो एक उसका भी, अब देखो सन में भी आ गया। सन में एक बिल्कुल अनअफेक्टेड होगा और एक अफेक्ट हो जाएगा। तो हमें अब प्रोबेबिलिटी बनानी है। तो प्रोबेबिलिटी इन्होंने 0% का चांस नहीं है, होगा, उसका फर्स्ट चाइल्ड हो सकता है। एक 50% का मसला नहीं है, 50% नहीं है। बचे बी और सी, इन दोनों में आएगा। बी और सी 12.5% एंड 25%, हम 12.5% के साथ जाएंगे, ठीक है। The below given are the characteristics of which of the following ecosystem। ये आपको करेक्टरिस्टिक्स दी हुई एक इकोसिस्टम की, तो ये कौन से इकोसिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स है? ये सेवाना की करेक्टरिस्टिक्स है,
क्वेश्चन नंबर 84. Question number 84. Enzyme carbonic anhydrase in RBC help in transportation. जब हमसे RBC के बारे में पूछे ना कि RBC के फंक्शन बताओ, तो RBC के बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन एक फंक्शन ये भी है कि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम कैरी करवाता है. और कार्बोनिक एनहाइड्रेस का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना. The tendency of a solution to take up water when separated from pure water by selective permeable membrane is called. ये बहुत ज़रूरी है समझना, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ वाटर पोटेंशियल. एक वाटर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और वाटर पोटेंशियल में फ़र्क है. पोटेंशियल आपको पता है ना किसे बोलते हैं? एनर्जी को. तो अगर वाटर पोटेंशियल आए तो वाटर पोटेंशियल मतलब इट्स अ टेंडेंसी ऑफ वाटर, वाटर की अपनी ताकत, वाटर की अपनी एनर्जी टू मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर ड्यू टू ऑस्मोसिस. वाटर पोटेंशियल क्या है? वाटर की अपनी एनर्जी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है ड्यू टू ऑस्मोसिस. एंड नाउ व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर. ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट को नाम दे दिया हमने. ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर. व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, एक चीज़ का मूव करना हाई कॉन्सेंट्रेशन से टू लो कॉन्सेंट्रेशन, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या है? एक रैंडम मोशन है, एक मोशन है मॉलिक्यूल का कि वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है. अगर यही डिफ्यूजन वाटर का हो तो उसे हम दूसरा नाम दे देते हैं ऑस्मोसिस का. ठीक है, अब प्रेशर क्या चीज़ है? प्रेशर है फोर्स पर एरिया. ठीक है, नाउ व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? अब देखो, हम हमेशा ये वाला, आपको ये वाली पिक आपकी बुक में मिलेगी. यहाँ पे प्योर वाटर होता है, बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है यानी एक पर्दा होता है, और यहाँ पर इन्होंने सोल्यूशन रखा होता है. ठीक है यानी उसमें सलूट भी होता है. ठीक है, यानी नमक और चीनी डाल दो पानी में, उसको वहाँ यहाँ रख दो और प्योर पानी को यहाँ रख दो. तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर है मिनिमम प्रेशर विच नीड्स टू बी अप्लाई टू अ सोल्यूशन to prevent the inward flow of to its pure solvent across the semi permeable membrane. ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इस वाटर का, इस सोल्यूशन का, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर ये है कि वो सोल्यूशन जो है वो फोर्स लगा रहा है. वो फोर्स लगा रहा है, किस पर फोर्स लगा रहा है? वाटर के मॉलिक्यूल्स पर, कि वो इस सेमी परमिएबल से इस सोल्यूशन की तरफ ना जाए. यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल पर फोर्स लगा रहा है कि वो यहाँ से इस तरफ ना जाए. ठीक है, वो रोक रहा है. ठीक है, वाटर को इस सोल्यूशन की तरफ जाने से. तो आपको समझ आया ना? वाटर पोटेंशियल, वाटर देखो, वाटर का एक बिहेवियर है कि वो हमेशा सलूट की तरफ जाता है. जहाँ पर सलूट ज़्यादा होता है वहाँ पर वो जाने की कोशिश करता है. ये वाटर का अपना बिहेवियर है. तो वाटर जो है वो हमेशा यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, और इस कोशिश को हम क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल. कि वाटर ताकत लगा रहा होगा कि वो यहाँ से सलूट की तरफ जाए. लेकिन और वापस पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर ताकत लगाएगा कि वो वाटर को यहाँ जाने से रोके. क्लियर? So now they were asking question number 85, the tendency of a solution to take up water when separated from the pure water by selectively permeable membrane. वही टेंडेंसी ऑफ अ सोल्यूशन की ताकत टू टेक अप वाटर, के वाटर को वापस लाए when separated from the pure water by selective permeable membrane. It's called osmotic pressure. Question number 86. Cranium, a part of skull, forms the brain box and consists of 8 bones. ये तो याद करना है भाई आपको. Which of the following is the fungal disease? Tinea corporis. राइबोस एंड रिबुलोस आर द एग्जाम्पल ऑफ पेंटोस शुगर. दोनों शुगर है, बस दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है. राइबोस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एल्डोसिस ग्रुप है. राइबुलोस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कीटोन का ग्रुप है. क्वेश्चन नंबर 89. विच मेथड ऑफ गेनिंग इम्यूनिटी कैन बी डिस्क्राइब एज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी? ये समझना बहुत ज़रूरी है. बच्चों को पता ही नहीं है कि इम्यूनिटी है क्या और कितनी टाइप्स की है, तो वो डिफ्रेंशिएट करना भी फिर उनको. सवाल पर जाने से पहले हम इम्यूनिटी समझेंगे. व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ. इट्स एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बॉडी टू कॉम्बैक्ट विद द इन्फेक्शन, टू कॉम्बैक्ट विद द पैथोजन. ठीक है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी की
एबिलिटी है, ताकत है कि वो जब भी कोई पैथोजन, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो उससे लड़ती है। तो ह्यूमन बॉडी की इस एबिलिटी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। अब इम्यूनिटी दो किस्म की है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव भी दो किस्म की है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। पैसिव भी दो किस्म की है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इतना समझ आया? इम्यूनिटी दो किस्म की है, एक्टिव एंड पैसिव। फिर एक्टिव एंड पैसिव भी दो किस्म का है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब फ़र्क क्या है एक्टिव और पैसिव में? एक्टिव और पैसिव में ये फ़र्क है कि पहले हम एक्टिव पर आते हैं। एक्टिव में क्या होता है कि बॉडी एक्सपोज टू एंटीजन। क्या है? बॉडी जो है वो एंटीजन को एक्सपोज होगी। फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई पैरासाइट है, तो वो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। जब वो एंटीजन अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी एक इम्यूनिटी डेवलप कर देगी, ठीक है? तो उस इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है? बॉडी प्रोड्यूस इट्स ऑन एंटीबॉडीज। सही बात है ना, भाई एंटीजन अंदर गया तो भाई एंटीबॉडीज तो पैदा होंगे। और आर्टिफिशियल में क्या होता है? ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हो गई, खुद ब खुद एंटीजन गया, खुद ब खुद एंटीबॉडीज पैदा हुई। आर्टिफिशियल में क्या होता है? वी पुट एंटीजन। वी पुट एंटीजन का मतलब कैसे? फॉर एग्जांपल जो हम वैक्सीन्स लगाते हैं बच्चों को, इसमें क्या होता है? इसमें आपका मरा हुआ एंटीजन ही हम डालते हैं, ठीक है? वायरस एंटीजन यानी वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम, ठीक है? तो जब हम ये वैक्सीन्स लगाते हैं, हेपेटाइटिस का वैक्सीन हो गया, कोविड का वैक्सीन रिसेंटली बच्चों को लगाया गया, तो इसमें क्या था? इसमें वही मरा हुआ जो वायरस था ना, वही आपके अंदर किया है, ठीक है? वो मरा हुआ वायरस आपके अंदर गया तो आपके बॉडी को लगा कि ये तो कोई नई चीज़ आई है, तो वो तो मरा हुआ था, हमें कोई तकलीफ नहीं दी उन्होंने, लेकिन क्या हुआ? हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बना ली। तो एक्टिव इम्यूनिटी को आप कैसे पहचानोगे? हमारी बॉडी है ना, वो एंटीबॉडीज़ बना लेगी। अब आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बना ली तो बस इसका मतलब ये एक्टिव इम्यूनिटी है। और आपकी बॉडी एंटीजन को एक्सपोज हो गई, चाहे वो मरा हुआ एंटीजन हो, को लाइव एंटीजन हो, मतलब ये एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। नेचुरल और पैसिव में क्या फ़र्क है? नेचुरल और आर्टिफिशियल में, नेचुरल में एंटीजन खुद ब खुद चला गया, ठीक है? लेकिन आर्टिफिशियल में क्या होता है? हम खुद ब खुद एंटीजन डालते हैं, यानी एंटीजन डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। पैसिव में क्या है? बॉडी डू नॉट एक्सपोज टू एंटीजन। पैसिव इम्यूनिटी यानी ये इम्यूनिटी भी हमें, ये वाला पैसिव इम्यूनिटी भी हो जाती है, लेकिन जो बॉडी है वो एंटीजन को एक्सपोज नहीं होती, यानी एंटीजन नहीं गया हमारी बॉडी में, लेकिन हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी दिखाई। बॉडी डू नॉट प्रोड्यूस इट्स ऑन एंटीबॉडीज़। हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती पैसिव इम्यूनिटी में। आर्टिफिशियल क्या होता है? वी पुट एंटीबॉडीज़, ठीक है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी हम कैसे लेते हैं? हम एंटीबॉडीज़ डालते हैं, ठीक है? अब क्लियर हुआ? एक्टिव और पैसिव को आप कैसे पहचानोगे? अगर कोई अभी ऑप्शन आएंगे तो मैं आपको समझा भी दूंगी, लेकिन यहाँ से आपको समझना ज़रूरी है, दोनों में फ़र्क ही एंटीजन का है। एक्टिव में एंटीजन जाता है हमारी बॉडी में, पैसिव में नहीं जाता। एक्टिव में हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ बनाती है, जबकि पैसिव में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती, ठीक है? अब हम आते हैं ऑप्शंस पर। हमें क्या बतानी है? विच मेथड ऑफ गेनिंग इम्यूनिटी कैन बी डिस्क्राइब। हमें नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बतानी है इन ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है फीडिंग ऑन कोलोस्ट्रम। फीडिंग ऑन कोलोस्ट्रम मतलब जब आप माएँ अपने बच्चों को फीड दे रही होती है, तो ये कौन सी इम्यूनिटी है? तो आपको पता है ना कि हम क्यों बोलते हैं कि भाई माओं को फीड देना चाहिए, बाहर का दूध नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो माओं के दूध में ना एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो अब आप खुद दिमाग लड़ाओ, माँ से तैयार एंटीबॉडीज़, बिल्कुल वो जो एंटीबॉडीज़ है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर ए क्या था? फीडिंग ऑन कोलोस्ट्रम। अब हमसे सवाल पूछा था कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बतानी है इन सब में से। मैं सब ऑप्शन डिफाइन करूंगी ताकि आपको समझ आए। तो ऑप्शन ए जो है वो है फीडिंग ऑन कोलोस्ट्रम। फीडिंग ऑन कोलोस्ट्रम मतलब जो माँ अपने बच्चे को फीड दे रही होती है, ठीक है? बहुत ज़ोर डाला जाता है कि भाई 2 साल तो देगी और देगी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ नेचुरली यानी मदर की एंटीबॉडीज़ बच्चे को जा रही है। अब बच्चे को देखो एंटीबॉडीज़ कब बनती है? एंटीबॉडीज़ तब बनती है जब एंटीजन आता है आपकी बॉडी में। आपके बॉडी में एंटीजन आया, एंटीजन मतलब कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी पैथोजन अंदर आया,
और आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी, ठीक है। लेकिन इसी को तो हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं कि एंटीजन आया है नहीं और एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं। अब बच्चे को ही देख लीजिए, उस बच्चे को माँ के थ्रू एंटीबॉडीज़ मिल रही है, जबकि उस बच्चे में एंटीजन आया ही नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सी इम्यूनिटी हो गई? ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हो गई, ठीक है। अब है इनहेलिंग द चिकन पॉक्स वायरस, ठीक है। इनहेलिंग द चिकन पॉक्स वायरस इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। क्यों भाई इनहेलिंग द चिकन पॉक्स वायरस नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी इसलिए है क्योंकि हम वायरस ले रहे हैं, ठीक है। चिकन पॉक्स का वायरस ले रहे हैं। अब ये वायरस जब बॉडी में जाएगा तो बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगी, एंड दैट इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ऑप्शन सी, इंजेक्शन विथ एंटीबॉडीज। अब ये जो इंजेक्शन विथ एंटीबॉडीज है, फॉर एग्जांपल हम एंटीबॉडीज किसी से ले, एक बंदे से हमने एंटीबॉडीज ली और दूसरे बंदे में हम इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी हो गई, ठीक है। थ्रू इंजेक्शन के थ्रू चल रही है, ठीक है। और ऑप्शन ए में जो एंटीबॉडीज बच्चे में जा रही थी वो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी नहीं थी, वो नेचुरल थी, क्योंकि वो मदर से थ्रू फीड के थ्रू, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि एक माँ अपने बच्चे को फीड देगी, तो ये नेचुरल प्रोसेस हो गया। अब ये जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है, यानी थ्रू इंजेक्शन के थ्रू उस एंटीबॉडीज पास हो रही है। ऑप्शन डी, थ्रू प्लेजेंटा। अब थ्रू प्लेजेंटा भी जाता है, थ्रू प्लेजेंटा यानी जो माँ अपने बच्चे को 9 मंथ के लिए कैरी करती है और उनके बीच में कनेक्शन क्या होता है? प्लेजेंटा कनेक्शन होता है। तो उस प्लेजेंटा के थ्रू भी माँ की एंटीबॉडीज बच्चे को मिल रही होती है, तो ये भी एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। ऑप्शन सी जो है वो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है, और जो बी है वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है। क्वेश्चन नंबर 91, द डायग्राम शो अ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन के बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस में। विच ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर कुड बी फाउंड एट एक्स एंड वाई, ठीक है। यानी इनमें से कौन सा जो है एक्स और वाई पे आपने बताना है कि भाई एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन सही है, यानी अब हमें बताना है, न्यूरॉन का एक चक्कर ये होता है कि ये डेंड्राइट्स है और ये एक्सोन टर्मिनल है। ये एक्सोन है, ठीक है, ये एक्सोन है, ये एक्सोन टर्मिनल है, और ये डेंड्राइट्स है, और ये सेल बॉडी है, ठीक है। इसको सेल बॉडी आप बोलो और इसे सोमा भी बोलते हैं, ठीक है। और ये डेंड्राइट्स है और ये एक्सोन टर्मिनल है और ये एक्सोन है। तो डेंड्राइट्स, ये जो आपकी एक्सोन टर्मिनल है एक्स, इसका ताल्लुक होता है स्किन के साथ, ये आपको स्किन में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो एक्सोन टर्मिनल है ये आपको स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एंजाइम फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा, हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एंजाइम फॉर द अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा वो ज़रूरी होता है। तो दैट इज परऑक्सीसोम। क्वेश्चन नंबर 93, एन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, फिंचेस की इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन बिकम सेपरेटेड। यानी फिंचेस मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बर्ड्स को हम बोल रहे हैं, ठीक है। इनकी इंटरब्रीडिंग एक पॉपुलेशन थी, अब वो सेपरेट हो गई, ठीक है। जियोग्राफिकली फॉर्मिंग 2 आइसोलेटेड ग्रुप्स, हमने इनको सेपरेट कर दिया, इंटरब्रीडिंग वाली स्पीशी थी। ईच ग्रुप देन बिकम सब्जेक्ट टू डिफरेंट सेलेक्टिव प्रेशर। देखो, 2 इंटर स्पीशीज थी जो इंटरब्रीड करती थी और ऑफस्प्रिंग उनके पैदा होते थे, ठीक है। हमने क्या किया, हमने उनको अलहदा कर लिया। नाउ अब हर एक अपना प्रेशर लेगी। वन ग्रुप वॉज देन इंट्रोड्यूस इनटू द हैबिटेंट ऑफ द अदर। और हमने देखो, पहले 2 स्पीशी थी वो इंटरब्रीडिंग करके ऑफस्प्रिंग पैदा करती थी, हमने उन 2 ग्रुप्स को अलग कर दिया। अब उन 2 ग्रुप्स को जो हमने अलग कर दिया, इन 2 ग्रुप्स में एक और ग्रुप को ऐड कर दिया। Which one of the following would determine whether they now form 2 distinct species? अब हमें देखना था कि जो हमने फॉर एग्जाम्पल 2 ब्रीडिंग स्पीशीज थी, 2 स्पीशीज थी जो इंटरब्रीड करती थी, हमने इनको अलग कर दिया। एक ग्रुप यहाँ डाल दिया, एक ग्रुप यहाँ डाल दिया। फिर हमने क्या किया, एक ग्रुप दूसरा स्पीशी का ग्रुप हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। अब हम देखना चाहते हैं कि वेदर दे नाउ फॉर्म 2 डिस्टिंक्ट स्पीशीज, क्या ये और 2 स्पीशीज, यानी ये जो 2 ग्रुप्स हमने अलहदा किए और इनमें एक और स्पीशी डाल दिया,
क्या ये लोग ऑफस्प्रिंग बना सकेंगे? क्या ये टू डिस्टिंक्ट स्पीशीज बना सकेंगे? कैसे पता लगेगा? ठीक है, अब हमें बताना है. सो ऑप्शन दे हैड सेपरेटेड फॉर मोर देन 3 मिलियन ईयर्स. ऑप्शन ए ये बोल रहा है कि इनको 3 मिलियन ईयर्स के लिए सेपरेट करो, तब जाके ये काम होगा. ऑप्शन बी बोल रहे हैं दे फेल टू प्रोड्यूस फर्टाइल F1 हाइब्रिड्स. वो कह रहे हैं कि ये लोग फेल हो जाएंगे F1 हाइब्रिड्स पैदा करने के लिए, यानी वो डिस्टिंक्ट टू स्पीशीज बनाने में ये फेल हो जाएंगे. तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि आपको पता है ना, हर स्पीशी का अपना अपना DNA है. ठीक है, जिस तरह के ह्यूमन सही इंटरब्रीड करके ह्यूमन ही ऑफस्प्रिंग ही पैदा होंगे. इसलिए टू जो इंटरब्रीडिंग स्पीशीज़ है, अगर आप उन्हें अलहदा कर दो और आप चाहते हो कि एक नया स्पीशी डालकर हम, यानी 2 डिफरेंट स्पीशीज़ का आपको नहीं मिल सकता F1 हाइब्रिड. दे शो मार्क डिफरेंसेस इन द शेप ऑफ देयर बीक्स. नहीं, क्योंकि हमें हमारा ये यकीन है कि भाई जो स्पीशी है वो अपने ही स्पीशी के साथ इंटरब्रीड करेगा, तब जाके ही ऑफस्प्रिंग पैदा होगी. क्वेश्चन नंबर 94. 4 ट्यूब्स वर सेट अप अंडर सर्टन कंडीशन एज शो इन द टेबल. हमने क्या किया, 4 ट्यूब्स रखी. उसकी कंडीशन क्या थी? पहले ट्यूब की कंडीशन क्या है? ऑक्सीजन डेफिशिएंट है. दूसरा और तीसरा ऑक्सीजन रिच है. चौथा ऑक्सीजन डेफिशिएंट है. अच्छा, ये कंटेंट है फिर उस ट्यूब्स के. आफ्टर इंक्यूबेशन ईच सैंपल वाज एनालाइज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टेट. इन विच ट्यूब इज लैक्टेट मोस्ट लाइकली टू प्रेजेंट. अच्छा, आफ्टर इंक्यूबेशन हमें क्या करना है? ईच सैंपल वाज एनालाइज. ईच सैंपल को एनालाइज करना है कि डिटरमाइन कर सके कि कहाँ पर प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टेट कहाँ होगी. इन विच ट्यूब्स हमें लैक्टेट इज मोस्ट लाइकली टू प्रेजेंट. ये 4 ट्यूब्स हमें दिए हैं. इस 4 ट्यूब्स की ये कंडीशन है, ये कंटेंट है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कौन से ट्यूब में लैक्टेट बहुत प्रेजेंट होगा. तो वो 1 और 4 होगा. कैसे भाई? ये क्वेश्चन बहुत ईजी है. अगर मैं सिर्फ ये सवाल भी पढ़ती तो ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इजी था. भाई लैक्टेट कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? जहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगा. आपको पता है ना कि हम कुछ लोग जिम जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं. वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करते करते उनके मसल्स बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं. और मसल्स को क्या चाहिए? मसल्स को ATP चाहिए. और ATP कहाँ से बनती है? ATP 2 चीज़ों से बनती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज से. किस चीज़ से ATP बनती है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज से. तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर आपको ATP बना के दे रहा है. ठीक है, और आपकी बॉडी एक्सरसाइज कर रही है, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहे हैं. तो फिर एक ऐसा वक्त आता है कि सारा ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाता है. ठीक है, तो फिर हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी एनएरोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट कर देती है. और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है? लैक्टेट मिलता है आपको. ठीक है, तो भाई ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरियाज में मुझे लैक्टेट मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में आपको लैक्टेट मिलता है और ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरियाज में ही एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगी. क्वेश्चन नंबर 95. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द स्लाइडिंग जॉइंट्स. ठीक है, हमें स्लाइडिंग जॉइंट्स बतानी है. तो 1 and 4. क्वेश्चन नंबर 96. द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म आर. हमें फीडबैक मैकेनिज्म के कॉम्पोनेंट्स बताने, तो वो रिसेप्टर है, कंट्रोल सेंटर है और इफेक्टर है. रिसेप्टर, हर तरफ आपको रिसेप्टर मिलते हैं अपने बॉडी में. कंट्रोल सेंटर यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन. रिसेप्टर, आपका कोई भी स्टिमुलस आता है तो आपके रिसेप्टर रिसीव करते हैं, फिर उसको ब्रेन के पास लेकर जाते हैं और वो ब्रेन आपको बताता है कि भाई आपको ये काम करना चाहिए, और ये मैसेज आपके ब्रेन में बन जाता है और आपका ब्रेन फिर उससे इफेक्टर को भेज देता है. आप ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी है, ये बॉडी है और यहाँ पे रिसेप्टर है. आपकी बॉडी को कोई जलन हुई. ठीक है, जलन हुई, आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, रिसेप्टर ने उसे रिसीव किया. रिसेप्टर गया कंट्रोल सेंटर के पास यानी ब्रेन के पास. ब्रेन के पास गया. ब्रेन ने जब ये वाला इंफॉर्मेशन रिसीव की कि भाई हाथ किसी गर्म चीज़ के साथ लगी हुई है, तो ब्रेन ने कहा कि जब गर्म चीज़ के साथ लगी हुई है तो उसका मतलब उस गर्म चीज़ से स्किन जो है वो अफेक्ट हो सकता है. तो ब्रेन ने आपको क्या मैसेज दिया कि भाई हाथ हटा दो. ये मैसेज ब्रेन ने बना दिया और इसे कहाँ डिलीवर किया? इफेक्टर की तरफ. और इफेक्टर्स कौन है? आपके ग्लैंड्स और आपके मसल्स. ठीक है, आपके स्किन में मसल्स भी होते हैं,
तो पहले तो जलन हुई, आपके स्किन में जो रिसेप्टर्स थे उसने रिसीव किया, रिसीव करने के पास वो ब्रेन में गया, ब्रेन ने भाई आपको ब्रेन ने ये सब मैसेज बना दिया आपके दिमाग ने कि भाई अब हाथ हटाना है, क्योंकि ये इससे तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है। तो यही मैसेज, हाथ हटाने वाला मैसेज इफेक्टर के पास गया, इफेक्टर यानी ग्लैंड और मसल के पास, बस आपने हाथ हटा दिया। ये जितना मैं बता रही हूँ ये इतना टाइम नहीं लेता कि आपका हाथ वहीं पर ही लगा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये सेकंड्स में होता है, विद इन द सेकंड्स ये सारा काम हो रहा होता है। इसलिए नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नर्व्स के थ्रू होता है। अगर आपके नर्व्स में डैमेज हो जाए तो आपको फील ही ना हो पेन। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर बाय माइटोसिस। माइटोसिस में क्लोनिंग होती है, गैमेट प्रोडक्शन होती है और रिप्लेसिंग डैमेज सेल। माइटोसिस के थ्रू हम क्लोनिंग में हम अगर मियोसिस हो रहा होता तो फिर गैमेट प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन अगर माइटोसिस है तो 1 and 3, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना माइटोसिस हमारे मियोसिस जो है, मियोसिस हमारे गैमेट सेल से उसका ताल्लुक है, यानी अगर हमारे गैमेट सेल की फॉर्मेशन हो रही है तो मियोसिस हो रही होती है। लेकिन और सोमैटिक सेल्स जो है, सोमैटिक सेल्स का काम माइटोसिस करता है। प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू स्पोरोजोआ। मैंने प्लाज्मोडियम का फाइलम बताया है, मैंने प्लाज्मोडियम का उसी फाइलम के क्लासेस बताए हैं, वो भी मैंने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। पिस्टल इज द पार्ट ऑफ कार्पल। ग्रुप ऑफ ड्यूट्रोस्टोमेटा इंक्लूड्स फाइलम। अच्छा, एक ड्यूट्रोस्टोमेटा है और एक जिसमें फर्स्ट आपका माउथ बनता है। अब मैं लेक कर रही हूँ, मुझसे थोड़ा भूल रहा है, ठीक है। अब मैं ड्यूट्रोस्टोमेटा और एक दूसरा नाम भी है जिसमें आपका माउथ पहले बनता है, ठीक है। तो माउथ जब पहले बनता है और सारे फाइलम जो है वही वाले हैं। अब मैं वो टर्मिनोलॉजी है वो भूल रही हूँ, लेकिन ड्यूट्रोस्टोमेटा यानी ड्यूट्रो मतलब सेकंड, स्टोमेटा मतलब माउथ, यानी इसमें आपका फर्स्ट जो है एनस बनता है और सेकंड आपका माउथ बनता है। तो ये इसमें कौन से फाइलम इंक्लूड्स है, इसमें ए एंड डी, कोर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा। सिर्फ और सिर्फ किंगडम एनिमालिया में सिर्फ यही 2 फाइलम्स है जो ड्यूट्रोस्टोमेटा है, बाकी सब वही वो जो फर्स्ट माउथ जिसमें बनता है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को, क्योंकि फिर मैं आपकी सपोर्ट मुझे इन्फ्लुएंस करेगी और वीडियोस बनाने के लिए और मुझे मोटिवेट भी करेंगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।